हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो अलजेब्रा की बुक है, ठीक है, उसका यूनिट वन के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट रखते हैं ताकि आपको पूरी अलजेब्रा की बुक बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है थ्योरी पोर्शन ही है। तो अगर आपको थोड़ा सा कहीं भी प्रॉब्लम है ना, लाइक कि सेट क्या है, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, पार्टीशन क्या है, इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो आगे जाके थोड़ी सी दिक्कत आती है चीज़ों को समझने में। तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है जो कि बहुत नेसेसरी क्लास है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स सा बहुत आसानी से देखते हुए चलेंगे कि क्या है। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स में, नंबर सिस्टम्स में देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अब आपको पता है ये रिप्रेजेंटेशन होती है किस तरीके से, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नेचुरल नंबर्स के सेट को, और ये काउंटिंग नंबर्स हैं, सभी को पता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, आप देख सकते हो, खुद से भी रीड कर सकते हो। इंटीजर्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ इंटीजर एक्सटेंड द नेचुरल नंबर बाय इंक्लूडिंग जीरो नॉन नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, या ठीक है। चलिए, तो इंटीजर्स क्या है? एज यू कैन सी, ठीक, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इंक्लूडिंग ज़ीरो। देन रैशनल नंबर्स, a rational number is defined is any number that can be expressed as the ratio of two integers। मेन डेफिनेशन होती है इसमें कि हम उसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख दें, एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और p और q कहाँ से आ रहे होते हैं? इंटीजर से। ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। ये हो गए आपके इंटीजर्स। आफ्टर दैट बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या हैं? द सेट ऑफ रियल नंबर्स and composes all points on continuous infinite number line. It is the union of all rational and irrational numbers, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही हम इसके अंदर जाएंगे। ये मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर पॉइंट्स हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2, यहीं कहीं √2 भी होगा, है ना। यहाँ जैसे कहीं 3 हुआ, यहाँ कहीं √2, या इस तरीके से नंबर्स लिखे रहते हैं। तो इस लाइन के ऊपर रैशनल भी हैं, इर्रेशनल्स भी हैं, तो उन सब का कॉम्बिनेशन, या नॉट कॉम्बिनेशन, उन सब का कलेक्शन, कॉम्बिनेशन एक अलग टर्म हो जाएगी, तो उन सब का कलेक्शन क्या होता है? रियल नंबर होता है, ठीक। जिसके अंदर अगर थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप चाहते हैं, ज़्यादा नहीं जाएंगे हम, ठीक है, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप सब जानते होंगे क्या कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्यों से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को, जैसा भी आपने पीछे देखा भी। और इर्रेशनल को कई बार क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट ऐसे, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड पी अपॉन क्यू फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि √2, √3, है ना, √7, पाई, ई, ये सब क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक। तो ये थी बात इसमें। ओके, आफ्टर दैट ये हमने देखा रैशनल नंबर्स का, यस। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने पे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। ये देखो आप, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? वही तो होते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि सपोज मेरे पास एक इक्वेशन थी। क्या इक्वेशन थी? मेरे पास एक इक्वेशन थी x² + 1 = 0, तो x² = -1। तो इसका सॉल्यूशन हमें रियल नंबर में तो नहीं मिलता, तो फिर हम कहाँ जा रहे होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। डेफिनेशन क्या है ये देख लो, कि ये रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से सी लिखना होता है, ठीक है, या बोल्ड करके लिखते हैं, बट बेटर है कि आप ऐसे लिख दें, a + b i b, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, आयोटा है, सच दैट ए भी कहाँ से आ रहे होते हैं? रियल नंबर से, और आयोटा का वैल्यू होता है -1। तो ये आयोटा सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। बाकी आप ये समझते होंगे कि सबसेट का सिंबल क्या होता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ब्राइटनेस क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, अभी ठीक रहेगा।
सो या यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है ना, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सब सेट है इंटीजर्स का सेट है रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर का सेट है रियल नंबर का और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो ये था इसमें। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पर। ठीक, अब इसमें हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन, अच्छा रिलेशन से पहले ना मुझे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको बता रही हूँ कार्टेशियन के बारे में। यस, तो ठीक है, चलिए तो इस पर बात करते हैं। इंटरवल्स के बारे में थोड़ा जानते होगे आप, नहीं जानते तो देख लो क्या होता है इंटरवल्स। ये बस एक इंट्रोडक्शन ही है। एक सेकेंड, यस। तो इंटरवल्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, देखो ध्यान दो। इंटरवल क्या है? ये ओपन इंटरवल ये रहा, यहाँ पे ध्यान दो, इधर देखिए स्क्रीन पर। द एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड। सपोज जब हमने लाइन के ऊपर बात कर रहे थे तो ये कोई पॉइंट होंगे ए बी, तो ये एक्सक्लूड है, इनको इंक्लूड नहीं करेगा, तो ए कोमा बी ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे हमें ओपन ब्रैकेट का यूज़ करना होता है, तो हम इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। और एक चीज़ कंडीशन ये होती है कि यहाँ से कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा इस पूरी नंबर लाइन से। एज इट इज़ वैसे ही रहने वाली है हर एक चीज़, कुछ भी मिसिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैंने लिखा है 2,3 तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर लाइन पर 2 और 3 ये तो एक्सक्लूड है, बाकी यहाँ पे हर एक पॉइंट इस सेट के अंदर है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ये पॉइंट इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ए डॉट बी मैंने लिखा है तो ये पॉइंट इंक्लूड हो गए, ये डॉट ऐसे बताता है, यानी कि ये हो गया। अब इसके रिप्रेजेंटेशन देख लो क्या होती है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बी इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर सच दैट ए जो एक्स है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है, वो सारे एक्स हैं। यहाँ पे एक्स क्या है, ए के इक्वल है और बी इक्वल है। ठीक है, ओपन हाफ या हाफ क्लोज में क्या रहेगा कि किसी एक तरफ से ओपन या क्लोज्ड। ठीक है, देख सकते हो आप। इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होते हैं, ए से इन्फिनिटी पे जा रहा होता है। हालांकि रियल नंबर जो होता है ये फाइनाइट इंटरवल्स हैं, राइट। ये जो है फाइनाइट इंटरवल है क्योंकि उनकी लेंथ कुछ फाइनाइट आएगी। जो रियल नंबर होता है उसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हम कह रहे होते हैं। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, सेट्स के बारे में। सेट आप जानते होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय दिस। ए क्रॉस बी से हम डिनोट कर रहे होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, किससे, ए क्रॉस बी से। ठीक है, ए क्रॉस बी से जब डिनोट कर दिया, अब आगे बढ़े। अच्छा, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में ले रहे होंगे, मैं एग्जांपल बता दूंगी। ये है ए क्रॉस बी, ए बी सच दैट ए कहाँ से आता है, कैपिटल ए से, और बी कहाँ से आता है, कैपिटल बी से, और ये ऑर्डर्ड पेयर में से लिखा जाता है। एग्जांपल देखो आप लोग, एग्जांपल देखते हो तो ये देखो, ए इज इक्वल्स टू दिया है 1 2 और बी इज इक्वल्स टू दिया है कुछ एक्स वाई जेड करके। अब हमें इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं, क्या मसला है। ओके, ए इज इक्वल्स टू 1 2। अब ए क्रॉस बी निकालने जाएंगे तो एक का एलिमेंट यहाँ से उठाया 1, एक उठाया एक्स। ठीक है, फिर उठाया 1, फिर उठाया वाई, फिर उठाया 1, फिर उठाया जेड, डन। अब उठा लो 2 को, 2 के साथ एक्स को, फिर कोमा 2 के साथ वाई को, फिर कोमा ये वाई है, कोमा 2 के साथ जेड को। तो ये बनी आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, देख सकते हो। और इसे एक सेट के अंदर डालना है, ठीक है ना। 1 x 1 y 1 z 2 x 2 y 2 z, ये हो गई आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये है ए क्रॉस बी। अगर वो आपसे बी क्रॉस ए पूछ ले तब क्या करेंगे आप, तो तब आप घुमा देंगे चीज़ों को, यानी कि तब जो पहला टपल है ना, जब आप बी क्रॉस ए करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। एक केस में इक्वल हो सकता है कि अगर ए इज इक्वल्स टू बी हो जाए, तभी हो सकता है ऐसा पॉसिबल, इन जनरल ये नहीं होता। तो मैं कह रही थी बी क्रॉस ए में क्या करेंगे आप, पहला एलिमेंट बी से उठाएंगे,
x,1 x,2 ऐसे बनाएंगे, b क्रॉस a होगा। ठीक है, तो x,1 इज नॉट इक्वल्स टू 1,x। ठीक, ये इसमें मुझे बताना था। अब आते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात। कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लो एक बार। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं इसमें a क्रॉस b यानी कि 2 क्रॉस। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2, ये आपको पता है। इसमें 3, तो 2 इंटू 3 6, 1 2 3 4 5 6। डन डन। ठीक, अगर अब बात करता है ये जनरल में। ठीक, अगर हम जनरल में बात करें, जनरल प्रोडक्ट ऑफ सेट, यहाँ पे हमने 2 सेट लिए, हो सकता है हमें और लेने हो, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया एग्जांपल के लिए, जैसे A1 A2 A3 AN हमने ले लिए, तो इस तरीके का टपलेट्स बनेगा। एंड इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आपको जब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया है, तो अब हम इसके बाद बात कर सकते हैं किसके बारे में? रिलेशन के बारे में। ठीक है, आइए रिलेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इफ ए इज इक्वल्स टू बी, वी से आर इज अ रिलेशन ऑन ए। अब इसको समझ लो। देखो, जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई थी ना हमने ए क्रॉस बी, ये पूरा सेट जो भी बन के आया था, तो रिलेशन जो है वो सबसेट होता है। इधर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो भी ये सेट बनता है ना, इसका सबसेट, यानी कि ये इक्वल्स टू का सिंबल भी आता है, तो ये होता है रिलेशन। ठीक है, अब जितने भी पॉसिबल सेट रहेंगे वो सब क्या रहेंगे? रिलेशन। तो कितने पॉसिबल रिलेशन, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट, तो सिंपल उतने रिलेशन बन जाते हैं। अगर कोई पूछे कि कितने रिलेशंस आपको मिलेंगे सॉरी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल को देखते हैं। क्या एग्जांपल दिया हुआ है कि एक सेट ए दिया है, बी सेट दिया है, रिलेशन दिया है कि 1,3 एंड 2,4, ये एक रिलेशन बताया हुआ है। तो ये रिलेशन है एक, ये किस तरीके से रिलेटेड है कि 1 3 से रिलेटेड है और 2 4 से रिलेटेड है। अब एक एग्जांपल 2 देखो। ऑन जेड, यानी कि रिलेशन किस पर है? ऑन जेड का मतलब हुआ जेड क्रॉस जेड। ठीक है, समझ लेना इस बात को। ऑन ए का मतलब होता है कि सेम प्रोडक्ट पर कार्टेशियन प्रोडक्ट हुई है सेम सेट के ऊपर, तब हम ऑन बोल रहे हैं। ऑन जेड का मतलब होगा कि जेड क्रॉस जेड पर रिलेशन डिफाइन है किस तरीके से? लेस देन सेट ये। इसमें आपको ऐसे एलिमेंट लेना है जो लेस रहेंगे, तो जैसे कि -1,1 -1,2 -1,3, कितने सारे इंटीजर्स होते हैं, तो दुनिया भर का हो गया ये। ठीक है, ये होता है। समझ गए रिलेशन क्या है? बस एक इंट्रोडक्शन है, पता होनी चाहिए चीज़ें जब आप पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन डिफाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आइए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अ रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है ना, रिलेशन आर ऑन इज रिफ्लेक्सिव ऑफ एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ये होना चाहिए कि वो हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता दिया। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि यदि एक रिलेशन आर ऑन ए इज सिमेट्रिक, अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी को ए से रिलेट करना होगा। ठीक, अभी मैं आप समझाऊंगी इसको एक एग्जांपल लेके। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि यदि एक रिलेशन ट्रांजिटिव है, यदि ए बी से रिलेट कर रहा है एंड बी सी से, ये इफ़ कंडीशन है, ये वाली कंडीशन इफ़ है, देन ए रिलेट करना चाहिए सी से। ठीक है, चलो अब मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ एक एग्जांपल लेके। तो सपोज हमने कहा कोई मैंने एक लाइन ली, तो ये लाइन खुद के पैरेलल है, यानी कि ये लाइन L1 रिलेटेड है, रुकिए जरा तरीके से बता दूँ। हाँ, ये कोई लाइन L1 है, तो ये कोई लाइन L1 है, ये L1 है, तो ये खुद से रिलेट करेगी L1 रिलेटेड टू L1, यानी कि L1 खुद के ही पैरेलल है। लिख सकती हूँ मैं ऐसे। चलिए अब
सिमेट्रिक में कि L1 यदि पैरेलल है L2 के, तो ये इस बात को इम्प्लाई करता है कि L2 भी पैरेलल है हुई L1 के। सही बात है कि नहीं? हाँ सही बात है। थर्ड पॉइंट में कि L1 L2 के पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, और L2 L3 के पैरेलल है, तो ये इस बात को इम्प्लाई नहीं कर रहा कि L1 L3 के पैरेलल हुआ। सिंपल, यही तो है ट्रांजिटिव। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बता दिया है, इसमें अभी चीज़ें और डिटेल में हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा डीप में, है ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जब कोई रिलेशन साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तब हम उसको कहते हैं क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके लिए कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n ऑफ z, इसको कर लेना। अब आते हैं इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन समझ लो। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। सबसे पहले तो आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए किसी सेट ए पर। द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए इज डिनोटेड बाय दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स x in A such that x is related to A belongs to R। सिंपल ये है, ठीक है। इसके लिए आपको एग्जांपल बता दिया जाएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास एंड पार्टीशंस, ये भी देखेंगे अभी। नॉन एम्प्टी सेट, एवरी क्लास ए कंटेन्स एटलीस्ट एक, हर एक क्लास में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा, मतलब वो खुद बैठा होगा। डिसजॉइंट और इक्वल, टू क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल कंप्लीट, जो दो भी क्लास हैं वो या तो एक तरीके से बिल्कुल सेम निकलेंगी या फिर बिल्कुल डिसजॉइंट होंगी। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम ही क्लास है। इसके लिए मैं आपको मॉड्यूलो n का क्वेश्चन बताऊंगी, तब वहाँ पर आप इक्विवेलेंस क्लास भी समझना और वो मॉड्यूलो n का इक्विवेलेंस रिलेशन भी देखना। देन यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास इक्वल टू द ओरिजिनल सेट ए, ये होना चाहिए, ठीक है। अब पार्टीशन ऑफ कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सब्जेक्ट्स इन यूनियन द होल सेट, एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन क्रिएट्स अ पार्टीशन, ये ध्यान रखने की बात है। चलिए अब आगे चलते हैं एंड अपने लास्ट टॉपिक को देखते हैं इसमें। आई थिंक ये हम कवर कर चुके हैं, बट स्टिल इसमें अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट अभी कवर मैंने किया है। एग्जांपल की बात करते हैं अगर, तो एग्जांपल देख लो, ध्यान देना अब इस पर। इक्विवेलेंस के लिए बात कर रहे हैं। ऑन सेट z x इज रिलेटेड टू y if x माइनस वाई इज इवन, x माइनस वाई इज इवन, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो ही क्लास बनेंगी। आपने एक z सेट ऑफ इंटीजर्स लिया है, z क्रॉस z की पे रिलेशन है इफ़ x माइनस वाई इज इवन, ठीक है। तो अब इसमें आप नंबर डालेंगे, कोई भी नंबर लेते चलेंगे। तो इवन 2 माइनस 1 1 दूसरी क्लास में जाएगा, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 चला गया दूसरी क्लास में, यानी कि -1, 2 माइनस 4 गया -2 दूसरी क्लास में, 2 माइनस 5 3 इस क्लास में, 2। इस तरीके से हम दो क्लास बनेगी, एक तो बन रही है 0 की क्लास, एक बन रही है 1 की क्लास, ठीक। तो ये जो क्लास है इवन नंबर्स की क्लास बनी यहाँ पर, और ये बनी ऑड नंबर्स की क्लास। अब इस बात को ध्यान दो जो मैंने पीछे कहा था कि अब इनका जब पार्टीशन कर रहे होंगे आप, जब पार्टीशन जो इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर सेट हो जाएगा, तो ये जब आप इसका यूनियन करेंगे तो ये आपको सेट ऑफ इंटीजर्स ही मिलेगा, ठीक। दूसरी बात, क्या ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं? ये दोनों सेट नहीं है जो आपने क्लास बनाई है, क्या ये आपस में क्लास इक्वल है? बिल्कुल भी, बिल्कुल डिसजॉइंट है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे कहने का मतलब, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर बस अब एंड करने ही वाले हैं।
ठीक, ये समझ लेना। मॉड्यूलो 3 यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, z से देखो पार्टीशन z इंटू 3 क्लासेस बेस्ड ऑन द रिमाइंडर्स, ये होता है इसके अंदर। अब आप ये लिखा हुआ है x कॉन्ग्रुएंट y मोड 3 से डिवाइड करना है नंबर्स को। तो जब आप सीधी सी बात है 3 रिमाइंडर बचते हैं 0 1 2, उनकी क्लास बन जाती है। कुल मिला के कहानी है, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करते चलेंगे नंबर्स को, 3 ही रिमाइंडर बचते हैं। तो अब 3 की क्लास में कौन आ गए, एक तो जो रिमाइंडर 0 दे रहे होंगे, यानी कि 3 से डिविजिबल है कम्प्लीटली, ठीक है। 0 3 6 9 12, ठीक। उसके बाद आते हैं कौन से नंबर, जैसे कि 4 हुआ, 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर बचा 1। फिर आता है 5 का रिमाइंडर बचता है 2, तो उसे दूसरी क्लास में डाल देंगे। फिर आता है 6, वो इस क्लास में चला गया। फिर आता है 7, रिमाइंडर 1 बचेगा, वो इस क्लास में आ गया। फिर आ गया 8, वो बचेगा, इस क्लास में आ गया। तो ये 3 क्लास बन गई ऐसे, और ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी सेटिस्फाई करता है। ये समझाना चाह रही हूँ मैं आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लिख दो कमेंट सेक्शन में, हाँ समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये होता है इसके अंदर बस। अब ये तीनों क्लास, अब पार्टीशन की जो बात है, अब इस इक्विवेलेंस रिलेशन ने इसको 3 पार्टीशन कर दिए इसके, है ना। एक 0 की क्लास, एक 1 की क्लास, एक 2 की क्लास। उसके अलावा इसमें अगर आप इनकी प्रॉपर्टी को नोटिस करते हैं तो ये कोई भी क्लास जो 0 की क्लास है वो डिसजॉइंट है, इसके साथ डिसजॉइंट है। यानी कहने का मतलब है कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, फाई है, ठीक। तो इस तरीके से ये आप जब इन क्लासेस का आप यूनियन लेने चलते हैं तब आपको सेट मिलेगा ये इंटीजर्स का ही। दैट्स इट, ये कहना चाहते हैं इसमें, बस इतना ही होता है। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी ये, एंड लंबा हो गया वीडियो काफ़ी, इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और चीज़ें कवर करेंगे। अभी फंक्शंस एंड क्वेश्चन बच गए हैं।